इंग्लिश का आप लोग का ये पहला वीडियो है और इसमें आप लोग को बेसिक से इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। और साथ ही यदि आप इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और यदि आप कुछ जानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं, फिर इस वीडियो को देखिए और फिर इंग्लिश के कंसेप्ट को समझिए, तो आप आसानी से वीडियो को समझ पाएंगे और आसानी से इंग्लिश के मेन कंसेप्ट को समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में जो भी पेपर आएगा आप उसे आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। अंग्रेज़ी को समझने के लिए पहले हमें अनुवाद जानना ज़रूरी होता है और अनुवाद के लिए हम जानते हैं कि पहले टेंस जानना ज़रूरी होता है। और टेंस को समझने के लिए हमें इन 5 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये 5 चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो आप टेंस को आसानी से बना पाएंगे। टेंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज बेसिक से शुरू करते हैं, इसको समझते हैं, फिर वाक्य कैसे बनता है, वाक्य का क्या फॉर्मेट होता है उसे समझेंगे। और फिर उसके बाद कल से हम अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टेंस को समझना शुरू करेंगे। यह वीडियो आपको 12th क्लास के लड़के और फिर 10th क्लास के लड़के या फिर 12th क्लास जो पास कर चुके हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें आप इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अच्छी तरह से अनुवाद कर पाएंगे, अच्छी तरह से इंग्लिश के ग्रामर को समझ पाएंगे। तो इसलिए लाइन बाय लाइन जो भी वीडियो आएगा उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो इंग्लिश का मिल पाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं इन 5 चीज़ों को। देखिए, पहला होता है सब्जेक्ट। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, ठीक है ना। तो विषय क्या होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की हिंदी होती है विषय, कर्ता भी हम लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे हम कहें तो विषय, उसके विषय में बताया जाता है, ठीक है ना। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, बताया गया, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो जैसे कि हम लेते हैं कि राम बाज़ार जा रहा है, ठीक है। तो राम बाज़ार जा रहा है, तो इसमें किसके विषय में बताया जा रहा है, कौन बाज़ार जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कौन बाज़ार जा रहा है, राम बाज़ार जा रहा है। तो ये जो राम है वह इस वाक्य का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। यानी सब्जेक्ट आप वाक्य में पहचान जाएंगे। देखिए, वाक्य को अनुवाद करने के लिए इन 5 चीज़ों को वाक्य में पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इन 5 चीज़ों को वाक्य में पहचान जाते हैं तो एकदम सीक्वेंस होता है। एक सीक्वेंस होता है कि सब्जेक्ट पहले लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है और फिर अदर वर्ड लिखना होता है। बस ऐसे सजा देना होता है। अगर आप ऐसे सजा देंगे तो आपका वाक्य सही हो जाता है। और लगभग हर टेंस का यही फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसलिए आप जब तक पहचानेंगे नहीं इन 5 चीज़ों को वाक्य में कि ये कहाँ कहाँ है, किसको मेन वर्ब कहते हैं, किसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तब तक आप इस तरह सजा नहीं पाएंगे। और इस तरह आप सीक्वेंस में नहीं सजा पाएंगे तो आपका अनुवाद गलत होने लगता है और आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत भारी है, समझ में नहीं आ रहा है। हर टेंस का आपको अलग अलग रूल याद करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो टेंस एकदम ईजी हो जाएगा और आप उसे समझ पाएंगे। तो देखिए, इसमें हम क्या हो गया, राम बाज़ार जा रहा है, तो इसमें किसके विषय में बताया जा रहा है, कौन बाज़ार जा रहा है, तो राम बाज़ार जा रहा है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया का काल यानी वाक्य का काल और स्थिति निर्धारित होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, सपोर्ट करता है, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है कि वह कब घटित हुई है, मतलब भूतकाल में घटित हुई है, भविष्य काल में घटित हुई है या वर्तमान में घटित हुई है। ये हेल्पिंग वर्ब उसकी सहायता करता है ये निर्धारित करने में। जैसे कि हम ये मान के चलें, जैसे कि एक वाक्य लें हम, वह बाजार जाएगा, ठीक है, वह बाजार जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जाएगा, ये जो वाक्य के अंत में गा आया है ये बता रहा है कि यह वाक्य जो है, ये जो क्रिया है वह कब घटित होगी, भविष्य में घटित होगी। यानी कि ये जो गा आया है यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यह बता रहा है कि जो क्रिया है वह कब घटित होगी, वह भविष्य में घटित होगी। यानी कि वह जो है वह कब जाएगा बाजार, तो वह बाजार जाएगा, अभी गया नहीं है बल्कि वह बाजार जाएगा, भविष्य में जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या निर्धारित किया, ये निर्धारित किया इस क्रिया का, जाना का
वर्ब निर्धारित किया, मतलब काल निर्धारित किया और साथ ही स्थिति निर्धारित किया, ठीक है ना। जैसे कि हम ऊपर वाले वाक्य में देखें कि राम बाजार जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा रहा है, ठीक है। और रहा है बता रहा है कि जो क्रिया है वह क्या है, कंटिन्यू है, चालू है, क्योंकि राम बाजार जा रहा है यानी वह क्रिया क्या है, जारी है, ठीक है। तो यह स्थिति बता दिया वाक्य का, हेल्पिंग वर्ब यह क्या बताया, स्थिति बता दिया, और साथ ही यह बताया कि यह वर्तमान में हो रहा है, मतलब वह बाजार जा रहा है यानी वर्तमान में जा रहा है और क्रिया क्या है, जारी है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, वाक्य का स्थिति और समय निर्धारित करता है, ठीक है। अब आसानी से आप पहचान जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। आगे देखिए मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे लें कि ठीक, तो वे लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं पढ़ना क्या है, वर्ब है, पढ़ना क्या है, एक काम है, क्योंकि इस शब्द से क्या बोध हो रहा है, इस शब्द से क्या स्पष्ट हो रहा है, तो इस शब्द से ये स्पष्ट हो रहा है कि पढ़ाई हो रही है यानी कोई काम हो रहा है। जैसे कि हम ये कहें कि लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, तो काटना क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, मतलब एक क्रिया हो गई, क्योंकि काटना क्या एक काम है, ठीक है, एक कोई कार्य हो रहा है उस शब्द से। जैसे कि हम कहें कि वे लोग खेल रहे हैं, तो खेलना क्या एक काम है, ठीक है ना। वे लोग, हम पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो पढ़ाना क्या एक वर्ब है, तो जो पढ़ाना शब्द है वह क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। भी से सूचित कर सकते हैं या एम बी से सूचित कर सकते हैं, ठीक है, बी से ही सूचित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम वर्ब को पहचानेंगे। आगे हो गया कि कर्म, ऑब्जेक्ट, ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, ये लगभग लड़के नहीं पहचान पाते हैं और जिससे उनका वाक्य गलत होने लगता है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में क्रिया जिस पर घटित होती है, यानी क्रिया जिस पर घटित हो रही होती है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ये लें कि राम फुटबॉल खेल रहा है, ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि राम के विषय में बताया जा रहा है कि राम क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद रहा है क्या निर्धारित कर रहा है, तो यह स्थिति निर्धारित कर रहा है कि क्रिया जारी है और साथ ही वर्तमान में है, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। उसके बाद खेलना क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए कर्म की क्या डेफिनेशन बताया हम कि वाक्य में क्रिया जिस पर घटित होती है, ठीक है। तो खेलने का काम किस पे हो रहा है, क्या खेला जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि फुटबॉल खेला जा रहा है, ठीक है ना, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रिया जिस पे घटित हो रही होगी, ठीक है। जैसे कि हम ये कहें कि वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी पढ़ने का काम किससे हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो वह किताब पे हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम एक दूसरा उदाहरण लें कि ये लें कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ले हम कोई दूसरा उदाहरण लें कि हम लोग आम खाते हैं, ठीक है, तो क्या खाते हैं, तो हम लोग आम खाते हैं, यानी खाने का काम क्या हो रहा है, आम हो रहा है, तो आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिया जिस पे घटित होती है, अगर वाक्य में आप क्या से सब क्वेश्चन करें कि क्या खेल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आता है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड को हम ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन चारों को छोड़कर वाक्य में जो कुछ बच जाता है उसे हम अदर वर्ड कहते हैं और इसकी अंग्रेजी हम सबसे अंत में लिखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लें, राम सुबह में किताब पढ़ता है, तो हम देख रहे हैं कि किसके विषय में बताया गया, राम के विषय में, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ता है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि यह निर्धारित कर रहा है कि यह एक आदत है, तो यह क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद पढ़ना क्या हो गया, तो पढ़ना मेन वर्ब हो गया, ठीक है। क्या पढ़ा जा रहा है, किताब पढ़ा जा रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो बच गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या बच जा रहा है, सुबह में, तो ये क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। यानी कि इन चारों को छोड़कर वाक्य में जो चीज़ें बच जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अदर वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं और वाक्यों को लेकर उस पर समझने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन अदर वर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज की वीडियो में लगभग हम लोग यही पहचानने का प्रयास करेंगे, यही जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
जैसे कि पहला वाक्य हम लेते हैं इसमें कि तुम मुझे जानते हो, ठीक है। तो इसमें किसके विषय में बताया गया है, तो तुम के विषय में बताया गया, तो तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, अंत में ता है, ती है, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि वाक्य जो है किसमें है, वर्तमान काल में है, कि जैसे कि तुम मुझे जानते हो, ठीक है। तो यह क्या है, वर्तमान काल में है, ता है, ती है, वैसे आ रहा है। तो ये तो अभी आप समझेंगे नहीं, लेकिन ये आप वाक्य को पढ़िए एक बार कि तुम मुझे जानते हो, तो कैसा लग रहा है जैसे कि यह वर्तमान में है, ठीक है। तो वर्तमान में है तो ता है, ती है, जो अंत में आया है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जानना क्या है, एक काम है, एक वर्ब है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक। अब किसे जानते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि किसे जानते हैं, क्रिया किस पे घटित हो रही है, मुझ पे हो रही है, तो मुझे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे हम अगले वाक्य में देखें कि वे लोग किसके विषय में बताया गया, वे लोग फुटबॉल खेलेंगे, कौन खेलेगा, वे लोग, तो वे लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गा आया है, खेलेंगे यानी भविष्य में है, तो भविष्य में है तो गा आगे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और खेलना क्या हो जाएगा, तो खेलना हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि खेलना क्या है, एक काम है, तो यह क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या खेलेंगे, तो फुटबॉल खेलेंगे, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन दोनों वाक्य में अदर वर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह हम अगला वाक्य देखते हैं कि सोहन सुबह में बस से पटना जा रहा है, ठीक है। तो इसमें किसके विषय में बताया गया, सोहन के विषय में बताया गया, तो सोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि रहा है, देख रहे हैं कि जा रहा है, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो क्रिया है वह जारी है और वर्तमान काल में है, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि यह क्या निर्धारित कर रहा है, वाक्य का काल निर्धारित कर रहा है, समय निर्धारित कर रहा है, ठीक है। और जाना क्या होता है, एक काम होता है, क्योंकि पटना जा रहा है, एक काम हो रहा है, तो जाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। कहाँ जा रहा है, क्रिया किस पे घटित हो रही है, कहाँ जा रहा है, वो पटना जा रहा है, तो पटना क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें बच जाती हैं वो अदर वर्ड होता है। इसमें दो अदर वर्ड है, एक तो सुबह में अदर वर्ड है, ठीक, पहला नंबर अदर वर्ड है, और बस से ये दूसरा नंबर अदर वर्ड है, ठीक है, यानी दो इसमें अदर वर्ड है। आगे देखिए अगला वाक्य है कि तुम लोग किताब खरीद रहे हो, ठीक है। तो किसके विषय में बताया गया, तुम लोगों के विषय में बताया गया, तो तुम लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहे हो, क्रिया कंटिन्यू है, जारी है, और क्या है, यह किस में है, यह वर्तमान काल में है, तो यह क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मेन वर्ब क्या है, मतलब खरीदना क्या है, एक काम है, खरीद रहे हो, एक काम हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या खरीदा जा रहा है, तो किताब खरीदा जा रहा है, तो किताब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम पहचानेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में भी अदर वर्ड नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अदर वर्ड हर वाक्य में मिले, किसी वाक्य में आपको केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। अदर वर्ड एक ऐसा वाक्य का सपोर्ट होता है जो क्या करता है, वाक्य को बहुत बड़ा भी कर सकता है, ठीक। तो किसी भी वाक्य में उसमें सब्जेक्ट जरूर रहेगा, वर्ब होगा, ठीक है। अगर टेंस का होगा तो उसमें क्या होगा, वर्ब होगा, मॉडल होगा तो वर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई भी वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नहीं बता सकते हैं कि वह वाक्य कंप्लीट है, मतलब वह वाक्य किस काल में है, उसकी क्या स्थिति है, ठीक है। जैसे कि हम अगर इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकाल दें, तो हम केवल लिख दें कि तुम लोग किताब खरीद, तो आपको क्या कुछ पता चल रहा है इस वाक्य का, कि तुम लोग किताब खरीद किस काल में है, यह वाक्य जो है किस काल में है, क्या कह रहा है, कुछ निर्धारित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाक्य का बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, और 3 पार्ट से मिलकर वाक्य बन सकता है। उसके बाद आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वाक्य में ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो आप ज़रूर पहचान जाएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पहचानना होगा कि क्रिया जिस पे घटित हो रही होगी वह ऑब्जेक्ट होगा, और इन चारों को छोड़कर जो चीज़ें बच जाएंगी वह क्या होगा, अदर वर्ड होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अब आपको स्क्रीन पर कुछ वर्ड मीनिंग दिख रहे होंगे जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आप लोग वाक्य को बनाना शुरू करेंगे। तो ये वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। और साथ ही आपको कुछ होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, आपको कुछ वाक्य दे देते हैं, उसका आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और फिर मेन वर्ब बताना होगा। ठीक है, ये एक वाक्य है, मोहन सोहन से बात करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, ये आपको नीचे वीडियो में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जिनका कमेंट सही होगा जिनका आंसर सही होगा उनका कमेंट पिन किया जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मोहन सोहन से बात करता है, आपको इसमें बताना है कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है और क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या इसमें अदर वर्ड है, ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और अगर इस वीडियो में कहीं आपको कोई डाउट हो या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।